Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am here along with a new video lecture from the book Agriculture at a Glance by R.K. Sharma. So if you are new to my channel, then do subscribe it, and if you have not watched earlier part of this lecture series, then go to the channel playlist and watch them. So let's get start. And here in this video lecture we have to start from this crop number 21, that is बरसीम. सो बरसीम क्या है, ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉडर क्रॉप में कंसिडर की जाती है. फॉडर क्रॉप्स वो होते हैं जो जनरली हम अपने लाइफ स्टॉक्स के लिए यूज़ करते हैं, खुद के खाने के लिए यूज़ नहीं करते. दे आर प्रोवाइडेड फॉर द लाइफ स्टॉक लाइक कैटल, बफेलो एक्सेट्रा. सो बरसीम एक इंपॉर्टेंट फॉडर क्रॉप है. इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बरसीम इज़ ऑल्सो नोन एज वॉट? फर्स्ट क्वेश्चन इज बरसीम इज़ ऑल्सो नोन एज वॉट? इट इज़ ऑल्सो नोन एज इजिप्शियन क्लोवर. तो बरसीम को इजिप्शियन क्लोवर नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इसका जो ओरिजिन हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? ये इजिप्ट में हुआ है. इसका ओरिजिन इजिप्ट में हुआ है, इस कारण हम इसको इजिप्शियन क्लोवर के नाम से जानते हैं. इसका बोटानिकल नेम या इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम. ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बरसीम और इंपॉर्टेंट फॉडर क्रॉप में कंसिडर की जाती है. फॉडर क्रॉप है, ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम. प्लस इसकी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है. इसकी फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी है. इसकी लेग्यूमिनेसी फैमिली है, लेग्यूम. एंड इसका जो सोइंग होती है जनरली वो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से की जाती है. तो ब्रॉडकास्टिंग जब हम इसकी करते हैं तो सीड रेट यूजली ज़्यादा होता है. तो 25 to 30 kg पर हेक्टेयर इसका सीड रेट रहता है और ब्रॉडकास्टिंग से हम इसकी सोइंग करते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिगार्डिंग द सीड ट्रीटमेंट. द सीड ट्रीटमेंट फॉर बरसीम इज़ डन बाय विच? तो सीड ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो बरसीम क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप है, यहाँ पे हम सीड कल्चर जो यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, दैट इज़ राइजोबियम, बिकॉज वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेबिलिटी को. और जो स्पीशीज़ होती है राइजोबियम की, दैट इज़ ट्राइफोलियम. तो राइजोबियम ट्राइफोलियम कल्चर यहाँ पे यूज़ होता है सीड फॉर द सीड ट्रीटमेंट ऑन बरसीम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट कटिंग इन बरसीम इज़ डन एट? तो इसमें डिफरेंट, क्योंकि फॉडर क्रॉप है तो इसमें डिफरेंट कटिंग्स होती हैं. फर्स्ट कटिंग, देन आफ्टर दैट सेकंड कटिंग. तो फर्स्ट कटिंग इंपॉर्टेंट है, वो कितने दिन बाद होती है? तो 50 to 55 डेज आफ्टर स्विंग फर्स्ट कट लगता है. देन नेक्स्ट इज़ द पॉपुलर वैराइटीज़. तो बरसीम की जो पॉपुलर वैराइटीज़ हैं दैट इज़ वर्धन, चिदम्बरा, BL 1, 11, 22, 52, C10, इसको मस्कावी बोलते हैं. मस्कावी इंपॉर्टेंट है. और फिर उसके बाद आती है IGF RI 99-1. तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट वैरायटी है वो मस्कावी है. मस्कावी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ बरसीम. इसके अलावा एक और फेमस वैरायटी है जो यहाँ मेंशन नहीं है, दैट इज़ पूसा जाइंट. पूसा जाइंट वैरायटी, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ कहाँ से रिलीज़ होगी. पूसा है तो पूसा का मतलब होता है कि ये न्यू दिल्ली IARI से रिलीज़ हुई है. ओके, तो पूसा जाइंट बहुत ही फेमस वैरायटी है बरसीम की. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ बरसीम इज़? बरसीम में कौन सा वीड लगता है जो कि ऑब्जेक्शनेबल वीड है? ऑब्जेक्शनेबल वीड्स क्या होते हैं? जनरली द वीड्स, दो सीड्स आर एग्जैक्टली मैच विद द मेन क्रॉप. यानी बरसीम के जो बीज होते हैं उसी की हुबहू दिखने वाला एक ऐसा वीड क्रॉप कौन है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शनेबल वीड. और वो कौन है? दैट इज़ कसीनी, जिसको हम बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है चिकोरी मिंटाइबर और सिंपली हम इसको चिकोरी बोलते हैं. इंग्लिश में मीन्स इसको कॉमनली लोकली कसीनी बोलते हैं और उसको चिकोरी भी कहा जाता है. और उसका साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ चिकोरियम इंटाइबर्स. लास्ट इज़ द फॉरेज यील्ड, बिकॉज इसकी क्योंकि बरसीम एक फॉडर क्रॉप है तो हम इसकी फोरेज की जो यील्ड होती है उसको कंसिडर करते हैं. यहाँ पे जो इसकी फोरेज की यील्ड होती है दैट इज़ अबाउट 800 to 1000 क्विंटल्स पर हेक्टेयर. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द बरसीम. बट यहाँ पे बरसीम के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ क्योंकि बरसीम हमारा एक फॉडर क्रॉप में कंसिडर की जाती है, सो इसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है अमंग ऑल द फॉडर क्रॉप. जितने भी फॉडर क्रॉप्स हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो होती है बरसीम की होती है. दैट इज़ वाई ड्यू टू दिस रीज़न इट इज़ ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ फॉडर क्रॉप. बरसीम को हम किंग ऑफ फॉडर क्रॉप भी कहा जाता है बिकॉज उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है. तो हम हर क्रॉप में क्या करते हैं, किंग और क्वीन डिसाइड करते हैं कि कौन होगा. जैसे जिसकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है जनरली वो किंग होता है और जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वो क्वीन होती है. फॉर एग्जांपल सीरियल्स में हमने पढ़ा था
अभी पहले फर्स्ट लेक्चर में सीरियल्स की जब हम बात करते तो सीरियल्स में भी क्या था, किंग जो था दैट इज़ व्हीट और जो क्वीन थी वो थी मेज़, ठीक है। इस तरह हम ऑयल सीड में भी कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे हम फॉडर क्रॉप की बात करें तो फॉडर क्रॉप में जो किंग है दैट इज़ बर्सीन। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी क्वीन ऑफ फॉडर दैट इज़ लूसीन। नेक्स्ट क्रॉप नंबर 22 इज़ लूसीन, जिसको हम अल्फ़ा नाम से भी जानते हैं, इसको अल्फ़ा नाम भी बोला जाता है। जैसे बर्सीन को इजिप्शियन क्लोवर कहा जाता है, वैसे लूसीन को अल्फ़ा कहा जाता है। साइंटिफिक नेम, पहला क्वेश्चन है इसका बोटानिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम या बोटानिकल नेम है इसका मेडिकागो सटाइवा, और अगेन इसकी फैमिली भी लेग्यूमिनेसी है। दोनों ही हमारे जो क्रॉप हमने पढ़े हैं अभी, पहला नंबर पे हमने बर्सीन पढ़ी, बर्सीन, ठीक है। इजिप्शियन क्लोवर्स जो हमने पढ़ा था, ठीक है। साइंटिफिक नेम था ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, फैमिली लेग्यूमिनेसी थी। लूसीन को दूसरा नाम है अल्फ़ा, बोटानिकल नेम मेडिकागो सटाइवा, फैमिली अगेन लेग्यूमिनेसी है। इसका सीड रेट कितना होता है, इसका सीड रेट होता है 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। सीड ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी हमने बर्सीन में पढ़ा था, बर्सीन में हमने पढ़ा था राइजोबियम ट्राइफोली क्यों, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम में ही ट्राइफोली आता है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम। और जो लूसीन है इसका जो यूज़ होता है सीड कल्चर के लिए बैक्टीरिया दैट इज राइजोबियम मेलिलोटी, इसका कल्चर यूज़ होता है लूसीन में। लूसीन हमारी इंपॉर्टेंट फॉडर क्रॉप है और उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ रिफर्ड एज क्वीन ऑफ फॉडर क्रॉप, तो इसको हम क्वीन ऑफ फॉडर क्रॉप कहते हैं। और जो किंग होता है वो होता है बर्सीन। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीड लगता है दैट इज़ कॉल्ड टोटल स्टेम पैरासाइट। यहाँ पे लिखा है स्टेम पैरासाइट वीड, पर यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ये लाइन, ठीक है। यू कैन कंप्लीट इट बाय एडिंग टोटल, इसको टोटल लगा के हम इसको कंप्लीट कर देंगे, यानी जो वीड है वो हमारा कैसा है, टोटल स्टेम पैरासाइट है। तो बेसिकली जो लूसीन में जो वीड लगती है, जो टोटल स्टेम पैरासाइट है, उसको बोलते हैं कस्कटा रिफ्लेक्सा, और कॉमनली इसका नाम है डॉडर। तो डॉडर सबको पता होता है, इसका साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है, कस्कटा रिफ्लेक्सा। ये टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। जब हम वीट के चैप्टर में हमने वीट पढ़ा था, वीट को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो 4 तरह के वीट्स पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि पैरासाइट है या नहीं है। तो नंबर 1 हमारा होता है टोटल स्टेम पैरासाइट, जो टोटल स्टेम पे एक्ट करेगा, टोटल स्टेम को ही ख़राब कर देगा, दैट इज़ टोटल स्टेम पैरासाइट, जैसे कस्कटा। इसके बाद हमने पढ़ा था पार्शियल या फिर, ठीक है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट। फिर हमने तीसरा पढ़ा था रूट्स के ऊपर जो लगेगा, टोटल रूट पैरासाइट, और चौथा था पार्शियल रूट पैरासाइट। तो ये 4 कैटेगरीज बनती है वीड्स की, जिसमें से जो टोटल स्टेम पैरासाइट है वो है कस्कटा, और कस्कटा किस पे एक्ट करता है, कस्कटा को डॉडर बोलते हैं, और ये लूसीन पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द वेराइटीज़, पॉपुलर वेराइटीज़ कौन है लूसीन की। तो लूसीन की जो बहुत पॉपुलर वेराइटीज़ हैं दैट इज़ मोपा, रैम्बलर, जिसमें से रैम्बलर बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है लूसीन की, रैम्बलर। देन आनंद 2, 3 गुजरात से रिलीज वैरायटी है, सिरसा 189, टाइप 89, IGFR 55, 554 एंड 244। तो इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी जो है रैम्बलर है, और बर्सीन की सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी थी मस्कावी एंड पूसा जाइंट। ओके, ये तो वैरायटीज़ हो गई लूसीन की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट द फॉरेज यील्ड। तो बर्सीन की फॉरेज यील्ड यहाँ पे है, कितनी होती है बर्सीन की जो फॉरेज यील्ड होती है, इट इज़ अराउंड सेम है एग्जैक्ट 800 to 11,000 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, जस्ट लाइक बर्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लूसीन येलोइंग इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रेंट। तो किस एलिमेंट या किस न्यूट्रेंट एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है दैट इज रिफर्ड एज लूसीन येलोइंग। तो लूसीन में जो येलोइंग मुझे लगती है, पूरा का पूरा प्लांट जब पीला पड़ जाता है, दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन। बोरोन की कमी के कारण होता है ऐसा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इज ओट। अब ओट जो है ये एक तरह की डुअल पर्पस क्रॉप है। कैसी क्रॉप है, डुअल पर्पस है। डुअल पर्पस का मतलब होता है कि इसके 2 अलग अलग यूज़ हो सकते हैं। एक तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ फॉडर क्रॉप, फॉडर क्रॉप में भी यूज़ होती है, प्लस इट ऑल्सो यूज एज अ क्रॉप लाइक सीरियल्स, एक तरह का सीरियल की क्रॉप मतलब सीरियल्स की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ डुअल पर्पस, ओट जो है डुअल पर्पस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसके हैं बोटानिकल नेम से। तो ओट का जो साइंटिफिक नेम, बोटानिकल नेम है दैट इज़ अवीना सटाइवा। इसका साइंटिफिक नेम होता है अवीना सटाइवा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी फैमिली क्या है, ओट की फैमिली क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी हमने पढ़ा बर्सीन लेग्यूमिनस फैमिली का है, लूसीन लेग्यूमिनस फैमिली है। ओट जो अवीना सटाइवा इसकी फैमिली होती है पोएसी।
पोएसी यानी जो ग्रास फैमिली होती है, ग्रामिनी। ओके, देन सीड रेट कितना है, तो इसका सीड रेट होता है 80 से 90 kg पर हेक्टेयर। रिकमेंडेड NPK डोज कितना होता है, 80:30:20 kg पर हेक्टेयर, यानी 80 पार्ट्स नाइट्रोजन, 30 पार्ट्स फॉस्फोरस और 20 पार्ट्स पोटेशियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट स्टेज फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ ओट। ओट की जो हार्वेस्टिंग स्टेज होती है, बेस्ट स्टेज इज द डोर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द पॉपुलर वैराइटीज। तो यहाँ पे जो पॉपुलर वैरायटी है, फर्स्ट वन कैंट। कैंट इज़ वेरी फेमस वैरायटी। देन अल्जीरियन, UPO 50, क्रिएग, एफ्टरी, फलगुम, फ्लामिंग गोल्ड, HPF 114। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ जो पूछी जाती है दैट इज़ अबाउट कैंट के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कैंट किसकी वैरायटी है? ओके, अभी जो कैंट वैरायटी है ये सिर्फ और सिर्फ ओट की वैरायटी नहीं। एक हमने एक और क्रॉप पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, किसकी वैरायटी है कैंट। तो कैंट जो है 2 क्रॉप्स की वैरायटी है, मैंने वहाँ पे भी रिपीट करा था। कैंट एक तो बहुत ही फेमस है ओट की वैरायटी है, प्लस सोयाबीन में भी हमने पढ़ा था। सो इफ़ यू रिमेंबर, हमने सोयाबीन जब डिस्कस करा था, सोयाबीन में भी हमने एक वैरायटी पढ़ी थी कैंट नाम से। तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा था कि कैंट 2 क्रॉप की वैरायटी है, एक तो हमारा ओट है, दूसरा है सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ कटिंग टेकन इन ओट क्रॉप्स। तो ओट में हम टोटल कितनी कटिंग लेते हैं, क्योंकि ये फाइबर क्रॉप में भी मतलब फॉडर क्रॉप में कंसिडर की जाती है और प्लस सीरियल, तो उसमें जो टोटल कटिंग्स होती हैं वो 2 से 3 ले सकते हैं। और फॉरेज की यील्ड कितनी आती है, दैट इज़ 400 to 450 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओट। उसके बाद यहाँ पे ओट में याद रखने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ ओट एक डुअल पर्पस क्रॉप है, दैट इज़, और ये रबी सीज़न की क्रॉप है। ठीक है, रबी सीज़न में एज अ फॉडर क्रॉप के तौर पे हम ग्रो कर सकते हैं। और इसकी जो बहुत फेमस पॉपुलर वैरायटी है कैंट, ये एक डुअल पर्पस वैरायटी, यानी इट कैन बी यूज एज फॉडर ऑल्सो और इट कैन बी ऑल्सो यूज एज अ सीरियल क्रॉप ऑल्सो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप वैरायटी, दैट इज़ क्रॉप नंबर 24, दैट इज़ पोटैटो। अब हम पोटैटो के बारे में पढ़ते हैं। आलू, इसका साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है सोलैनम ट्यूबरोसम। तो साइंटिफिक नेम से ही यहाँ पे फैमिली क्लियर हो जानी चाहिए। सोलैनम ट्यूबरोसम नाम है, तो फैमिली क्या होगी इसकी, फैमिली का नाम है सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली को ही बिलोंग करता है पोटैटो। ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, इसका जो ओरिजिन प्लेस है दैट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में भी कहाँ पे हुआ है, पेरू में। देन नेक्स्ट इज सोलैनिन कंटेंट प्रेजेंट इन पोटैटो। अब आलू में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड पाया जाता है दैट इज सोलैनिन। ये कितना पाया जाता है, दैट इज़ अगर 100 ग्राम पोटैटो है तो उसमें 5 मिलीग्राम इतना जो है सोलैनिन पाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोलैनिन कितना पाया जाता है आलू में, दैट इज़ 5 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, 1.6%। और आलू जो होता है पोटैटो वो क्या है, इट इज़ अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, ये एक तरह की अंडरग्राउंड स्टेम है और वी कैन से मॉडिफाइड स्टेम होती है, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं मॉडिफाइड स्टेम है। ये एक तरह की अंडरग्राउंड है, ज़मीन के अंदर पाई जाती है और ये एक तरह का स्टेम ही होता है जो हम खाते हैं। द एडिबल पोटैटो इज नोन एज मॉडिफाइड स्टेम और अंडरग्राउंड स्टेम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटैटो क्रॉप रिक्वायर एन एवरेज टेम्परेचर फॉर ट्यूबराइजेशन। आलू की जो ट्यूबराइजेशन होता है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रहता है। ट्यूबराइजेशन का मतलब होता है कि आलू में जो ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है ना, ट्यूबर मतलब जो पार्ट हम खाते हैं उसका अंडरग्राउंड स्टेम को हम ट्यूबर बोलते हैं। एडिबल पोर्शन इज कॉल्ड ट्यूबर। तो ट्यूबर बनने के लिए क्योंकि बेसिकली वो ट्यूबराइजेशन ज़मीन के अंदर हो रहा है, ग्राउंड के अंदर होता है, तो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 17 से 20 डिग्री सेल्सियस। और आलू जो है एक तरह का कैसा क्रॉप है, रबी सीजन का क्रॉप है, विंटर सोइंग इसकी होती है। तो यहाँ पे ट्यूबराइजेशन का टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा, 17 से 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो क्रॉप फेवर्स द सॉइल फॉर बेस्ट ग्रोथ। पोटैटो के लिए कैसी सॉइल होनी चाहिए, सैंडी लोम होनी चाहिए। बिकॉज रीज़न क्या है सैंडी लोम सॉइल का, यू ऑल नो सैंडी सॉइल जो होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी लूज होती है, लूजन होती है। ठीक है, ज़्यादा टाइटली क्लोजली पैक नहीं होती, लूज होती है। तो होता क्या है कि जो पोटैटो का प्लांट होता है उसके ज़मीन के नीचे जब ट्यूबर फॉर्मेशन होता है, स्टोलन बनते हैं, स्टोलन से ट्यूबर फॉर्मेशन होते हैं। तो ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी कंडीशन है कि सॉइल थोड़ी लूज हो, बिकॉज प्रॉपर एरेशन वहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि ट्यूबर्स के फॉर्मेशन के टाइम पे एयर प्रॉपर सर्कुलेट होगी सॉइल में, तो उनका जो पोटैटो में ट्यूबराइजेशन है वो प्रॉपर होगा। तो इसीलिए जो सॉइल होनी चाहिए वो लूज
टेक्सचर वाली होनी चाहिए। लाइक अगर क्ले सॉइल की अगर बात करें तो क्ले सॉइल में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्ले सॉइल बहुत ज़्यादा टाइट होती है और उसमें जो एरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है। लेकिन सैंडी लोम सॉइल में एरेशन बेस्ट होता है, दैट इज़ वाई वी कंसिडर और वी टेक सैंडी लोम सॉइल फॉर द पोटैटो कल्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबर फॉर सिलेक्टेड फॉर पोटैटो सोइंग शुड हैव, तो मतलब यहाँ पे बात की गई है क्वालिटी की, यानी जो हम ट्यूबर्स को सोइंग के टाइम पे जो हम ट्यूबर लेते हैं एज अ सीड रेट बोल सकते हैं उसको, जो सीड लेते हैं पोटैटो के ट्यूबर्स, उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लाइक उसका जो डायमेंशन है वो कैसा होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सो इट हैज़ एटलीस्ट 3 बर्ड्स, उसमें 3 बर्ड्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पोटैटो होता है तो उसमें से जो 3 बर्ड्स निकल रही होती हैं, आइज़ जिनको बोलते हैं, बर्ड्स निकलती हैं जहाँ से, वो एक ट्यूबर में कम से कम 3 तो होनी चाहिए। एटलीस्ट 3 का मतलब है 3 तो होनी चाहिए एटलीस्ट, वरना उससे ज़्यादा भी हो सकती है। दैन उस टोटल ट्यूबर का डायमीटर कितना होना चाहिए, कम से कम 2.5 से 3 सेंटीमीटर का डायमीटर होना चाहिए विद वेट 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम उसका वज़न होना चाहिए, यानी इसका जो वेट है वो 25 से 30 ग्राम होना चाहिए और उसकी जो ये है डायमीटर वो 2.5 से 3 तक होना चाहिए और उसमें 3 आइज़ होनी चाहिए। इस तरह के जो ट्यूबर होते हैं दे आर सिलेक्टेड फॉर द सोइंग पर्पज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ब्रेक द ट्यूबर डॉर्मेंसी द ट्यूबर शुड बी ट्रीटेड विद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर बाय चांस ट्यूबर में डॉर्मेंसी आ जाती है, डॉर्मेंसी क्या होती है, डॉर्मेंसी कंडीशन होती है जब हम ट्यूबर को सोइंग कर देते हैं बट स्टिल वो जर्मिनेट नहीं कर पाते, और सारी कंडीशंस जो होती हैं क्लाइमेटिक कंडीशन या सारी जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल कंडीशन है बट स्टिल ट्यूबर जर्मिनेट नहीं करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड डॉर्मेंसी। उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन से केमिकल यूज़ करेंगे, वी कैन यूज़ 1% थायोयूरिया अलॉन्ग विद 1 ppm GA3 फॉर 1 आवर। GA3 का मतलब क्या है, GA3 का मतलब होता है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड के अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। जिब्रेलिक एसिड में जो GA3 होता है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करा जाता है टू ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी। ये एक प्लांट हार्मोन होता है जो कि नेचुरली प्लांट में प्रोड्यूस होता है बट इसको हम आर्टिफिशियली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो 1% थायोयूरिया के साथ 1 ppm GA3 का जब हम ट्रीटमेंट करेंगे ट्यूबर्स के ऊपर, पोटैटो ट्यूबर्स के ऊपर, तो उसकी जो डॉर्मेंसी होगी वो ब्रेक हो जाएगी। डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी तो उसके बाद वो ईजिली जर्मिनेट करेंगे प्रॉपर टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल सीड रेट फॉर द पोटैटो फॉर 1 हेक्टेयर लैंड। 1 हेक्टेयर ज़मीन के लिए मुझे नॉर्मल सीड रेट लगेगा वो कितना लगता है, 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर लगता है, दैट इज़ द सीड रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है TPS यानी ट्रू पोटैटो सीड्स इनफ फॉर प्लांटिंग फॉर 1 हेक्टेयर। तो TPS क्या होता है, सबसे पहले तो हमें देखना है TPS क्या है, किसने इसको स्टार्ट करा था। TPS का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ट्रू पोटैटो सीड्स। इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल प्रोडक्शन पोटैटो, इस तरह से हम पोटैटो का सीड प्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल प्रोडक्शन का मतलब है कि यहाँ पे सीड का प्रोडक्शन होता है, ट्रू पोटैटो सीड्स। एक्चुअली में हम क्या करते हैं, सीड से कभी भी पोटैटो को ग्रो नहीं करते हैं, कॉमर्शियली तो बिल्कुल नहीं करते हैं बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम जनरली पोटैटो की जो ट्यूबर होता है उसी को हम यूज़ करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कैसे ट्यूबर होना चाहिए, जिनमें 3 बर्ड्स हो, इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर का हो, 30 ग्राम का वजन हो, ऐसे ट्यूबर को हम प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो ट्रू पोटैटो सीड्स होते हैं इनमें हम पोटैटो का सेक्सुअल प्रोडक्शन करा के सीड का प्रोडक्शन करते हैं। और ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले किसने स्टार्ट करी थी, इट वॉज स्टार्टेड बाय रामानुजन। जो रामानुजन साइंटिस्ट थे उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करा था। किस साल डेवलप करा था, 1957 में। तो 1957 में टेक्नोलॉजी रामानुजन ने डेवलप करी थी कि ट्रू पोटैटो सीड्स डेवलप करने हैं। ओके, तो ये जो है इसमें सीड रेट पूछा गया है कि यहाँ पे 1 हेक्टेयर के लिए कितना सीड रेट होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 हेक्टेयर के लिए जो सीड रेट रिकमेंड करा जाता है दैट इज़ 40 to 45 ग्राम पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के लिए बात हो रही है तो यहाँ पे पर हेक्टेयर याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर पोटैटो प्लांटिंग इज, पोटैटो प्लांटिंग का सबसे अच्छा मेथड है रिज एंड फरो मेथड। रिज एंड फरो में क्या होता है, इस तरह से रिजेस ऑफ फरो क्रिएट करे जाते हैं सॉइल में, और यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन होता है यहाँ पे हम प्लांट्स जो होता है उसको सीड रख के उसका ट्यूबर से प्लांट ग्रो करते हैं। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद हमको उसमें अर्थिंग अप करनी पड़ती है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थिंग अप इन पोटैटो इज डन एट, कब अर्थिंग अप करते हैं, 30 से 45 डेज़ में हम अर्थिंग अप कर देते हैं, यानी अराउंड 1 महीने के बाद। ठीक है, तो प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो 1 महीने के बाद हम अर्थिंग अप करते हैं। और अर्थिंग अप में क्या करते हैं, यू ऑल नो, जो साइड की सॉइल ऊपर उठी होती है उसी को हम नीचे यहाँ पे लगा देते हैं।
ताकि जो प्लांट है वो स्ट्रांगली उसमें स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए, वो सॉइल से एकदम प्रॉपर्ली बाइंड हो जाए और एयर के प्रेशर से वो बेंड ना हो। तो ये फ़ायदा होता है अर्थिंग अप का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ऑफ पोटैटो इज़। पोटैटो में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, कुछ होती हैं शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ मीडियम एंड कुछ लेट होती हैं। तो अभी बात करनी है हमको शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटीज़ कौन कौन सी होती हैं। अभी शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटीज़ जो होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन माने कितना समय इनकी हार्वेस्टिंग जल्दी हो जाती है, अराउंड 75 डेज़, रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ होती हैं पोटैटो की, उनको 75 डेज़ लगते हैं टोटल हार्वेस्टिंग करने के लिए। The important short duration varieties of potato are कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बहार एंड कुफरी ज्योति। ये सारी जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। कुफरी यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि ये कुफरी जो है पोटैटो का रिसर्च स्टेशन शिमला में, वहाँ से रिलीज़ हुई है, दैट इज़ वाई उस प्लेस का नाम कुफरी है। तो यहाँ की जो वैरायटीज़ हैं उनके नाम के आगे भी कुफरी हैं। प्लस यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी मिसिंग है, दैट इज़ कुफरी अशोका। यू कैन नोट डाउन कुफरी अशोका। कुफरी अशोका इंपॉर्टेंट क्यों है? ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, बट इसकी खासियत ये है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इट इज़ एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी। अर्ली तो है बट इट इज़ रिफर्ड एज एक्स्ट्रा अर्ली। जैसे अर्ली मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब है 70 डेज़ में या 75 डेज़, टोटल अराउंड 75 डेज़ में मैच्योर हो जाते हैं, इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। लेकिन जो कुफरी अशोका है ये एक्स्ट्रा अर्ली। एक्स्ट्रा अर्ली का मतलब इसको 75 से भी कम समय लगता है हार्वेस्टिंग में, तो ये एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी तो इंपॉर्टेंट है कुफरी अशोका। नेक्स्ट है द वैरायटी सुटेबल फॉर लेट प्लांटिंग। अब लेट प्लांटिंग की बात हो रही है। लेट प्लांटिंग का मतलब यहाँ पे कि जिसको 75 से भी ज़्यादा का टाइम लग रहा है वो लेट हो गई, ठीक है। तो लेट वैरायटीज़ जो होती हैं इनकी सोइंग लेट में होती है। इसके लिए कौन सी वैरायटी इंपॉर्टेंट है? कुफरी सिंदूरी, कुफरी देवा एंड कुफरी जीवन। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट लेट सोइंग वैरायटीज़, याद रखना है। कुफरी देवा, कुफरी सिंदूरी एंड कुफरी जीवन। अब ये जो कुफरी सिंदूरी है, इसको नाम क्या है? सिंदूर, जैसे लाल रंग का सिंदूर होता है, तो ये जो आलू है कुफरी सिंदूरी ये लाल रंग का होता है, इट इज़ रेड। इसका जो खाने वाला पोर्शन है ना, ट्यूबर, वो रेड रंग का होता है, इसलिए इसको कुफरी सिंदूरी नाम दिया है और ये लेट प्लांटिंग के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट, इसके अलावा जो होती हैं एक मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज़ भी होती हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो ही बता रखा है, शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन। इसके अलावा हमारी एक बीच की कैटेगरी बनती है जिसमें आती है हमारी मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज़। तो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज़ में कौन कौन से नाम आते हैं, इंपॉर्टेंट है। मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी में हमारे आती हैं, सारे में कुफरी लगा होगा। सबसे पहले हमारी आती इंपॉर्टेंट जो है वो है कुफरी चमत्कार, कुफरी चमत्कार। और नेक्स्ट आती है हमारी कुफरी बादशाह, ठीक है। बादशाह सबको पता है, जो बहुत फेमस सिंगर है बादशाह, ठीक है। तो याद रखना कुफरी बादशाह जो है मीडियम ड्यूरेशन में आता है। नेक्स्ट इज मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर द इरिगेशन ऑफ पोटैटो। इसमें इरिगेशन की जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है दैट इज़ 25% ट्यूबर फॉर्मेशन स्टेज। जब 25% ट्यूबर फॉर्मेशन हो जाता है मिट्टी में, ठीक है, मिट्टी के अंदर ही होता है, तो 25% जब हो जाता है तो हम इरिगेशन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज़ डीहॉल्मिंग ऑफ पोटैटोज यूज टू। डीहॉल्मिंग क्यों करते हैं, या आई मीन कैसे करते हैं? तो डीहॉल्मिंग होती क्या है पहले वो समझते हैं, व्हाट इज़ डीहॉल्मिंग। तो डीहॉल्मिंग का मतलब क्या होता है? प्लांट्स जो होता है पोटैटो का, प्लांट ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जैसे सॉइल के नीचे ट्यूबर बन रहा है, इसका जो अबव पार्ट होता है, यानी ग्राउंड से ऊपर का जो पार्ट होता है, इट इज़ रिफर्ड एज शूट। उसी को हम, उस शूट को, अबव ग्राउंड पार्ट को, यानी ज़मीन से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो पूरी शूट को हम बोलते हैं हॉल। क्या बोलते हैं? हॉल्म, HULM, हॉल बोलते हैं। और डीहॉल्मिंग, डी माने होता है हटाना, रिमूव करना, डिलीट करना। तो डीहॉल्मिंग का मतलब होता है उस ऊपर वाले हॉल्म को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है डीहॉल्मिंग। ये हम करते कैसे हैं? तो इसको करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑप्टेन क्वालिटी सीड ट्यूबर, ताकि हमको जो सीड ट्यूबर है वो अच्छी क्वालिटी के मिले। और इसमें हम केमिकल यूज़ करते हैं कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। इस केमिकल का यूज़ करके हम इसमें क्या करते हैं? डीहॉल्मिंग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज सीड प्लॉट टेक्निक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, SPT। एक हमने पढ़ा था TP, ट्रू पोटैटो सीड, यानी TPS, जो रामानुजन ने दी थी 1957 में। और एक होती है हमारी SPT, यानी सीड
सीड प्लॉट टेक्निक। ठीक है, तो अभी हम SPT यानी सीड प्लॉट टेक्निक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो ये यूज़ होती है फॉर प्रोड्यूसिंग वायरस फ्री सीड्स ऑफ ट्यूबर। ये जनरली इसमें होता है क्या है, पहले हम इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। SPT यानी सीड प्लॉट टेक्निक किसने दी थी। ठीक है, दो टेक्निक होती हैं, एक होती है हमारी सीड प्लॉट टेक्निक और एक होती है ट्रू पोटैटो सीड। ट्रू पोटैटो सीड डिस्कस करी है, अब बात करेंगे सीड प्लॉट टेक्निक जो कि फर्स्ट टाइम दी थी किसने, पुष्कर नाथ ने। पुष्कर नाथ एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये टेक्निक दी थी। किस साल दी थी, ये टेक्निक बाद में आई थी। जैसे पहले हमने पढ़ना ट्रू पोटैटो सीड, ट्रू पोटैटो सीड रामानुजन ने दी थी 1957 के समय पे। तो वहाँ पे 57 था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 67 हो जाएगा। सिंपल, वो चीज़ थी 57 और 5 की जगह यहाँ पे 6 कर देना, 67। कुछ नहीं है ज़्यादा, बस ये याद रखना पहले 57 में कौन आया था, 67 में कौन आया था। तो 1957 में आया था ट्रू पोटैटो सीड यानी TPS और 67 में आया था सीड प्लॉट टेक्निक SPT। ओके, और साइंटिस्ट याद रखना है, तो पहले वाली जो टेक्नोलॉजी है रामानुजन ने दी थी 1957 में और जो सीड प्लॉट टेक्निक है पुष्कर नाथ ने दी थी 1967 में। अब इसमें हम वायरस फ्री प्लांट्स का कैसे प्रोडक्शन करते हैं, जनरली होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्थर्न जो हिल्स होती हैं, नॉर्थर्न हिल्स कंडीशंस में क्या करते हैं, वहाँ पे हम पोटैटो का ग्रो करते हैं। वहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, जो विंटर वाला टाइम होता है, विंटर टाइम पे हम इसको कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ पे विंटर टाइम में क्या करते हैं, जो एफिड्स होते हैं, बेसिकली इसमें एफिड्स का वो अटैक ना हो, इसलिए हम हाई हिल्स में लो टेम्परेचर पे, जहाँ पे ठंडा होता है मौसम, वहाँ पे इसका कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। बिकॉज एफिड्स क्या करते हैं, एफिड्स अटैक करते हैं तो वायरस का इन्फेक्शन और ज़्यादा स्प्रेड होगा। तो एफिड्स ना एक्ट करें, वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले, इसी वजह से हम वायरस फ्री प्लांट का प्रोडक्शन हाई हिल्स में करते हैं, नॉर्थ प्लेन्स की हाई हिल्स में। तो इसी टेक्नोलॉजी को नाम दिया है सीड प्लॉट टेक्निक, जो कि पुष्कर नाथ ने डेवलप करी है 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल साइज सुपीरियर ग्रेड ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो शुड हैव। तो सुपीरियर ग्रेड्स जो होते हैं, जनरली हार्वेस्टिंग के बाद हम ग्रेडिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट ग्रेड्स बन जाते हैं। तो जो सुपीरियर साइज़ या सुपीरियर ग्रेड क्वालिटी का जो ट्यूबर होता है उसका साइज़ होता है 8 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। और जनरली ये जो इस तरह के पोटैटो होते हैं सुपीरियर टाइप के, वो जनरली यूज़ होते हैं और फूड इंडस्ट्रीज़ में, लाइक फॉर प्रिपेयरिंग चिप्स, पोटैटो चिप्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटैटो ट्यूबर्स शुड बी स्टोर इन वेंटिलेटेड क्लोज रूम विद मेंटेनेंस ऑफ। तो उसका स्टोरेज टेम्परेचर पूछा गया सिंपल, कि पोटैटो को किस कंडीशन में स्टोर करना चाहिए, क्या टेम्परेचर, क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। तो पोटैटो जनरली क्योंकि ठंडे मौसम के क्लाइमेट की क्रॉप है तो उसको ठंडा टेम्परेचर में ही स्टोर कर जाएगा, यानी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 90 से 95% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके लिए क्या है, वेल मेंटेन कंडीशन में काउंट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे पोटैटो के बारे में। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर हैं इंपॉर्टेंट तो वो क्या है, कि जैसे कि पोटैटो एक रबी सीजन क्रॉप है, ठीक है, इसका ओरिजिन याद रखना है, प्लस इसका और इसमें क्या याद रखना है, सोलानिन याद रखना है कि सोलानिन कितना पाया जाता है। ठीक है, अब ये सोलानिन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि सोलानिन प्लांट में बनता है कैसे, आलू में सोलानिन आया कहाँ से। तो होता क्या है, जब हम ट्यूबर्स को हार्वेस्टिंग के बाद ऐसे खुला छोड़ देंगे, सोलर रेडिएशन में धूप पड़ती रहेगी, सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट की जो सोलर रेडिएशन है वो जब उसमें पड़ेंगी तो जितना एक पोर्शन एक्सपोज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये आलू हमने हार्वेस्टिंग के बाद ऐसी फील्ड में खुला छोड़ा है और ये सोलर रेडिएशन उस पर पड़ रही है, जिस हिस्से में सोलर रेडिएशन पड़ेंगी उतने हिस्सा क्या होगा, उतने हिस्से में सोलानिन डेवलप हो जाएगा। और सोलानिन को पहचानते कैसे हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है। तो अब ये आपने देखा होगा नॉर्मली आलू जब थोड़ा सा हरा हो जाएगा तो वहाँ उतना हिस्सा जो है सोलानिन वाला है। तो उसको करने के लिए कुछ नहीं करते, सिंपल हमें पूरा आलू ख़राब नहीं करना होता है, पूरा आलू नहीं फेंकेंगे, हम बस इतना ग्रीन हिस्से को कट करेंगे और जो बाकी जो नॉर्मल पोटैटो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बट ग्रीन पोर्शन जो होता है वहाँ पे सोलानिन होता है, उसको यूज़ नहीं करना, बिकॉज इससे कुछ हमारी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये हमारा सोलानिन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो कि कितना पाया जाता है याद रखना, नॉर्मली 5 मिलीग्राम इट इज़ ओके, बट इसके से ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा ही हरा दिखने लग रहा है तो यानी ज़्यादा है, 5 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो उसको यूज़ नहीं करना है। ओरिजिन याद रखना है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट रबी सीजन क्रॉप है, ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पे। और इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है प्लांटिंग के लिए, तो ये रबी सीज़न है तो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है डे टाइम 20 डिग्री सेल्सियस होता है और नाइट
टेम्परेचर जो होता है 14 डिग्री सेल्सियस सूटेबल होता है इसकी ग्रोथ के लिए। ट्यूबराइजेशन 17 से 20 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पढ़ी थी वो था सीड प्लॉट टेक्निक और ट्रू पोटैटो सीड्स के बारे में। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप पे, दैट इज़ टोबैको। ठीक है, तो टोबैको सबको पता है, तंबाकू जो होता है टोबैको, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो टोबैको में सबसे इंपॉर्टेंट आता है सबसे पहले इसका बोटानिकल नेम क्या है। तो साइंटिफिक नेम जो है इसका, डिफरेंट टाइप के टोबैको होते हैं। तो अभी हम सिंपल साइंटिफिक नेम की बात करें तो सिंपल इसका साइंटिफिक नेम होता है निकोशियाना टोबैकम। ओके, इसमें निकोटिन कंटेंट होता है। ठीक है, निकोशियाना जो टोबैकम होता है इसमें अराउंड जो निकोटिन पाया जाता है, इसमें निकोटिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है निकोशियाना टोबैकम में, और इसको देसी टोबैको भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? देसी टोबैको। ये भी याद रखना, दो तरह के टोबैको होते हैं। तो ये जो निकोशियाना टोबैकम है ये क्या है? एक तरह का देसी टोबैको है, और इसमें जो निकोटिन पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? अराउंड 0.5 से 5%। ठीक है, ये देसी टोबैको होता है। इसके अलावा एक होता है विलायती टोबैको। विलायती यानी फॉरेन, बाहर से आया, एग्जॉटिक। ठीक है, ये हमारा देसी हो गया, ये विलायती हो गया। तो देसी टोबैको का साइंटिफिक नेम है निकोशियाना टोबैकम, जिसमें निकोटिन कम होता है 0.5 से 5%। और जो बाहर से आया है विलायती टोबैको जो होता है उसमें उसका साइंटिफिक नेम होता है निकोशियाना रस्टिका। इस जो है ये विलायती वाला, इसके अंदर जो निकोटिन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। रस्टिका के अंदर जो टोबैको निकोटिन है वो 3.8 से 8% होता है। ठीक है, 8% तक इसमें निकोटिन पाया जाता है। तो विलायती टोबैको में ज़्यादा निकोटिन होता है और देसी वाले टोबैको में निकोटिन कम होता है। और साइंटिफिक नेम याद रखना, देसी टोबैको निकोशियाना टोबैकम, विलायती टोबैको निकोशियाना रस्टिका। नेक्स्ट है निकोशियाना टोबैकम इज़ ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ, इसको किस पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है? स्मोकिंग के लिए और चिविंग के लिए ग्रो किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोशियाना रस्टिका। जो मैंने अभी आपको बताया, निकोशियाना रस्टिका जो है विलायती टोबैको होता है, इसमें निकोटिन ज़्यादा होता है, 8% तक होता है। निकोशियाना रस्टिका ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ, इसका पर्पस क्या है? जैसे टोबैकम को स्मोकिंग च्युइंग करने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही रस्टिका का जो यूज़ होता है वो हुक्का, च्युइंग और स्नफ, इन सब के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटिंग एज। तो टोबैको में सबको पता है ट्रांसप्लांटिंग होती है, तो उसकी ट्रांसप्लांटिंग कब कर देते हैं? 7 से 9 हफ्तों में इसकी ट्रांसप्लांटिंग हो जाती है। जब 4 से 5 लीव आने लगती हैं तब इसकी ट्रांसप्लांटिंग हो जाती है मेन फील्ड में। याद रखना टाइम क्या है? 7 से 9 हफ्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटिन कंटेंट इन टोबैको। देखो अब निकोटिन कंटेंट आ गया है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो निकोशियाना टोबैकम होता है, जो देसी टोबैको होता है, उसमें निकोटिन कम होता है 5 से 5.5, और जो रस्टिका है विलायती टोबैको, रस्टिका में ज़्यादा होता है 3.5 से 8% तक। नेक्स्ट इज सिगरेट टोबैको इज़ प्रोमिनेंट ग्रोइंग इन विच स्टेट। तो सिगरेट टाइप का जो टोबैको है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जो साउथ इंडिया के स्टेट है वहाँ पे ग्रो होता है। सीड रेट कितना होता है इसका? सीड रेट बहुत कम है, 2.5 से 3 kg पर हेक्टेयर। अभी आपने जितनी भी क्रॉप्स पढ़ी हैं सबसे कम सीड रेट आपने नोटिस करा है तो इसी में टोबैको में सबसे कम है, 2.5 से 3 kg पर हेक्टेयर होता है। द नेक्स्ट इज म्यूटेंट वैरायटी इन टोबैको। टोबैको की कौन सी वैरायटी है जो म्यूटेंट है? म्यूटेंट वैरायटी इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ी डिफरेंट होती हैं, इसलिए एग्जाम्स में म्यूटेंट वैरायटी से क्वेश्चन बनते हैं। टोबैको की म्यूटेंट वैरायटी 2 हैं, भाग्यश्री एंड भव्या। ठीक है, तो भाग्यश्री और भव्या ये 2 बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट म्यूटेंट वैरायटी है टोबैको की, भाग्यश्री, भव्या। नेक्स्ट है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। तो इरिगेशन की सबसे क्रिटिकल स्टेज जो होती है दैट इज़ टॉपिंग। सबसे क्रिटिकल स्टेज क्या होती है? टॉपिंग होती है। टॉपिंग में क्या होता है ना, जो टर्मिनल बर्ड्स होती हैं इनको रिमूव करना होता है। तो टर्मिनल बर्ड्स जब आ जाएंगी तब हम उसको टर्मिनल बर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, टर्मिनल बर्ड्स को रिमूव करना यानी जो ऊपर की जो टॉप लीव्स होती हैं, ठीक है, उनको थोड़ा हटा देना, वो स्टेज को कहलाती है टॉपिंग। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसको रिमूव भी कर देते हैं और प्लस इसमें इरिगेशन भी लगा देते हैं। ठीक है, ताकि जो बाकी जो लीव्स, टॉपिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो नीचे की लीव्स ग्रो हो रही है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उनका लीव्स का साइज़ ज़्यादा अच्छा हो। अगर एक बार टर्मिनल लीव्स हट जाती हैं तो नीचे की जो लीव्स उनकी ग्रोथ अच्छी होने लगती है, इसलिए हम टॉपिंग करते हैं और इस टाइम पे इरिगेशन भी करना चाहिए। तो याद रखना टोबैको की इरिगेशन स्टेज जो है वो है टॉपिंग। नेक्स्ट इज एज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन पोटैटो क्रॉप्स और
यहाँ टोबैको होना चाहिए। टोबैको क्रॉप्स रिक्वायर्स व्हाट, तो नाइट्रोजन सोर्स के लिए हम पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसकरिंग इन टोबैको, तो डीसकरिंग यानी सकर्स को रिमूव करने को बोलते हैं डीसकरिंग। डीसकरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं मैलिक हाइड्रोजाइड 2%। द नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमिंग मेथड फॉर हार्वेस्टिंग इज़ पॉपुलर इन, ओके प्राइमिंग एक मेथड होता है। प्राइमिंग में हम क्या करते हैं ना, प्राइमिंग इज़ व्हाट इज़ प्राइमिंग, इट इज़ अ रिमूवल ऑफ मैच्योर लीव्स। ठीक है, पेड़ में जो टोबैको का पेड़ होता है उसमें जो मैच्योर लीव्स होती है, मैच्योर लीव्स का मतलब कि वो लीव्स की क्वालिटी ख़राब हो चुकी है। यंग लीव्स होती हैं वो कंपैरेटिवली अच्छी होती हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन कोई लीव्स बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। अब मैच्योर होने के बाद उसका क्या, वो मैच्योर होकर ओल्ड हो चुकी है, उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिमूव करने को ही बोलते हैं प्राइमिंग। तो ये होता है हमारा प्राइमिंग। तो प्राइमिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ मैच्योर या ओल्ड लीव्स, पुराने पत्तों को हटाना, रिमूवल ऑफ मैच्योर लीव्स, पुराने पत्ते या मैच्योर पत्तों को हटा देना, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमिंग। तो ये हम जनरली किस में करते हैं, प्राइमिंग जो है हम करते हैं सिगरेट में, रैपर में और च्युइंग टाइप के जो टोबैको होते हैं उसमें ये मेथड यूज़ होता है प्राइमिंग वाला। प्राइमिंग में आपको सिंपल ये तो याद रखना होगा प्राइमिंग होता क्या है, मैच्योर पत्ते को हटाना प्राइमिंग कहलाता है। ये जनरली हम यूज़ करते हैं सिगरेट और रैपर च्युइंग टाइप के टोबैको में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लू क्योरिंग इज़ डन इन, फ्लू क्योरिंग में क्या होता है, जो क्योरिंग होता है मतलब सुखाना, जो ड्राइंग प्रोसेस होता है, ड्राइंग चीज़ को सुखाने को बोलते हैं क्योरिंग। तो फ्लू क्योरिंग जो हम करते हैं उसको सुखाने के बाद क्या होता है कि मॉइस्चर जो होती है, नमी हट जाएगी, पानी निकल जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। जब हम किसी को चीज़ को सुखा देते हैं उसका मॉइस्चर क्या होगा, रिड्यूस हो जाता है। तो फ्लू क्योरिंग जो हम करते हैं किस में करते हैं, इट इज़ डन इन सिगरेट टाइप ऑफ टोबैको में। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के टोबैको होते हैं, सिगरेट, रैपर, च्युइंग्स। ठीक है, और प्राइमिंग किस में करते हैं, फ्लू क्योरिंग किस में करते हैं, थोड़ा सा याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर क्योरिंग इज डन इन, फायर क्योरिंग किस में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फायर क्योरिंग से, तो फ्लू क्योरिंग पढ़ा था, फ्लू क्योरिंग किस में होती है, सिगरेट वाले में होती है। और जो नेक्स्ट है फायर क्योरिंग किस में होती है, बीड़ी, स्नफ, च्युइंग, हुक्का, टोबैको में। ठीक है, इसमें होती है, सिगरेट वाले में फ्लू होती है और बाकी बीड़ी, स्नफ, च्युइंग, हुक्का में फायर क्योरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटिन कंटेंट एक्यूमुलेट्स इन विच पार्ट ऑफ टोबैको। अभी हम निकोटिन के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे थे कि निकोशियाना टबैकम देसी वाले में निकोटिन कम होता है, विलायती जो निकोशियाना रस्टिका है उसमें निकोटिन ज़्यादा होता है। अब ये निकोटिन पाया कहाँ जाता है, प्लांट के किस पार्ट में एक्यूमुलेट इकट्ठा होता है, तो ये होता है लीव्स में। तो निकोटिन जो होता है बेसिकली प्लांट्स के लीव्स में होता है। सो एक्चुअली जो होता है ये निकोटिन ये लीव्स में बाद में जाता है, प्लांट की रूट्स में पहले बनता है। तो होता क्या है, प्लांट्स की रूट्स में बनना शुरू होता है, रूट्स में बनता है, सबसे पहले कहाँ बनता है, प्लांट के रूट्स में बनता है, उसके बाद स्टेम से होता हुआ लीव्स में जाके एक्यूमुलेट होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि निकोटिन कहाँ एक्यूमुलेट होता है, तो एक्यूमुलेट पूछा जाएगा, इकट्ठा हो रहा है, तो लीव्स इसका राइट आंसर। लेकिन प्रोड्यूस अगर यहाँ पे पूछा गया होता है, एक्यूमुलेशन की जगह लिखा होता है प्रोडक्शन कहाँ पे होता है या प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, तो टोबैको की कौन से पार्ट में निकोटिन प्रोड्यूस होता है, तो आंसर होगा रूट्स। अदरवाइज एक्यूमुलेट तो लीव्स में ही जाके होता है, बनता रूट्स में, बनते बनते सारा लीव्स में जाके वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो बनता कहाँ पर है, कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, रूट्स में, और एक्यूमुलेट इकट्ठा कहाँ पे हो रहा है, लीव्स में हो रहा है। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग करने के लिए ये पूछ लिया जाता है, दीज आर टू डिफरेंट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग द टोबैको। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ क्रॉपिंग सिस्टम एंड व्हाट इज़ फार्मिंग सिस्टम। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें।